नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का समझाने वाला पहला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से भी समझाते हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर विस्तार से इन खबरों को समझेंगे और आपको बताएंगे कि डेलीगेशन पर सियासी दंगल का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ये जो पहली खबर है इस पर विस्तार से आपको समझाएंगे। प्रधानमंत्री के 2 दिन के कार्यक्रम की अहमियत को समझाएंगे। पटना वासियों को मल्टी लेवल हब की सौगात जो मिले उस पर भी आपको समझाएंगे। बिहार को 6 एयरपोर्ट की सौगात के मायने भी आपके सामने रखेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं। और चलिए अब शुरू करते हैं, विस्तार से आपको खबरें दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल को विदेशों में भेजने का फैसला किया है। इस महीने के आखिर में यह प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेगा। जो 7 डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं उसमें एक का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर करने वाले हैं, जबकि बिहार जेडीयू सांसद संजय झा और रविशंकर प्रसाद भी एक डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले हैं। आपको पहले रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद विस्तार से खबर को समझाएंगे। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। बात जब राष्ट्र की हो, बात जब देश के दुश्मनों को जवाब देने का हो, तो देश एक होता है, न पक्ष होता है न विपक्ष। पीएम मोदी ऐसे मुद्दे पर सियासत नहीं करते, तभी तो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात हुई तो ऑल पार्टी प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला हुआ, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसद। तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चला है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य। बिहार की बात करें तो जेडीयू सांसद संजय झा जापान और मलेशिया जाने वाले डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट जाने वाले डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शशि थरूर की हो रही है, जो अमेरिका जाने वाले डेलीगेशन को लीड करने वाले हैं। शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। लेकिन अब थरूर के नाम पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि उसने केंद्र को थरूर का नाम नहीं दिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शुक्रवार 16 मई सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे। दरअसल हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शशि थरूर ने केंद्र की खूब तारीफ की, जिसको लेकर कांग्रेस के कई नेता शशि थरूर से नाराज हैं। दिल्ली में 14 मई को कांग्रेस कार्य समिति में भी कुछ नेताओं ने थरूर की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि यह निजी विचार व्यक्त करने का समय नहीं है, बल्कि पार्टी के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करने का समय है। इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। अब जबकि कांग्रेस की ओर से दिए गए नाम के बदले केंद्र सरकार ने शशि थरूर को डेलीगेशन में शामिल किया है, तो सियासत हाई हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, आपने रिपोर्ट देखी और अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर डेलीगेशन का मकसद क्या है और कैसे पाकिस्तान को बेनकाब करना है। भारत सरकार 7 डेलीगेशन विदेश भेज रही है। इस डेलीगेशन में पक्ष विपक्ष के सांसद हैं और ये डेलीगेशन पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करेगा।
आतंकी फैक्ट्री का सच दुनिया को बताएगा। पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा को फेल करने का काम ये डेलीगेशन करेगा। इस डेलीगेशन में अब कैसे नेताओं को रखा गया है, क्या इसमें क्राइटेरिया रखी गई है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, इस डेलीगेशन में सत्ता पक्ष से 4 और विपक्ष से 3 नेता नेतृत्व करेंगे, जिसको लेकर लगातार विवाद भी हो रहा है और इसको भी आपको समझाएंगे। इस डेलीगेशन को कौन कौन लीड करेगा ये भी आपको अब बता देते हैं। देखिए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये जो तमाम आप चेहरे देख रहे हैं, इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शशि थरूर इस डेलीगेशन में है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, जेडीयू सांसद संजय झा, बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा हैं, डीएमके की सांसद कनिमोझी, एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे जो कि लीड कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पर ये तमाम नेता नेतृत्व करेंगे। अब इस डेलीगेशन का सियासी दंगल क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए, डेलीगेशन तो बना दी गई, लेकिन इस पर लगातार सियासत भी हो रही है। एक डेलीगेशन का नेतृत्व कांग्रेस के शशि थरूर कर रहे हैं। इस नाम पर कांग्रेस का कहना है कि हमने तो केंद्र को ये नाम दिया नहीं था, हमने जब नाम नहीं दिया तो ये नाम कैसे सामने आ गया। अब शशि थरूर के नाम पर विवाद चल रहा है, जबकि शशि थरूर इस जिम्मेदारी के मिलने से बहुत खुश है। कांग्रेस ने जो 4 नाम भेजे हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो 4 नाम भेजे गए उसमें आनंद शर्मा का नाम है, गौरव गोगोई का नाम है, डॉक्टर सैयद नसीर का नाम है और राज बरार का नाम है, जो कि कांग्रेस की तरफ से केंद्र को भेजे गए। अब कांग्रेस कह रही है कि हमने शशि थरूर का नाम नहीं दिया, जो नाम हमने दिए नहीं, आखिर केंद्र ने वो नाम क्यों शामिल कर लिया, इस पर लगातार कांग्रेस सवाल पूछ रही है। शशि थरूर के नाम पर हो रहे विवाद पर बीजेपी का क्या स्टैंड है ये भी अब आपको बता देते हैं। बीजेपी का कहना है कि शशि थरूर को संयुक्त राष्ट्र का लंबा अनुभव है, विदेश नीति पर उनकी समझ गहरी है और इसीलिए उनको नेतृत्व सौंपा गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जब वो जाएं, जब वो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए वहां पर पहुंचे, तो भारत के मैसेज को अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रख सके। और इसी सोच के साथ बीजेपी ने उन्हें बड़ा नेतृत्व सौंपा है। शशि थरूर के नाम पर कांग्रेस में घबराहट क्यों है, बीजेपी सवाल पूछ रही है और बीजेपी इस पर तंज भी कस रही है। और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम क्यों नहीं दिया, जब इतना गहरा अनुभव उनको है, विदेश मामलों के वो जानकार हैं और अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं, लैंग्वेज पर उनकी अच्छी पकड़ है, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं उनका नाम सजेस्ट किया। क्या ये कांग्रेस का सुरक्षा का भाव है, क्या कांग्रेस को अपने ही नेता से जलन है, ईर्ष्या है, ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछ दिया गया है। इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने के पीछे माना जा रहा है कि शशि थरूर लगातार ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे थे, लगातार आप उनके पोस्ट देख रहे थे, बयान सुन रहे थे, वो लगातार केंद्र सरकार की काम करने के स्टाइल की तारीफ कर रहे थे और उनके ऐसा करने से कांग्रेस नाराज है। और ये चीजें सामने भी अब आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी सवाल भी पूछ रही है। और अब प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बात करेंगे। देखिए, पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा है। पीएम मोदी 29 मई को पटना आएंगे और पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का वो उद्घाटन करेंगे। 30 मई को सासाराम के बिक्रमगंज में एक बड़ी जनसभा को पीएम संबोधित करने जा रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस खबर को विस्तार से समझाएंगे। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम की घटना के बाद बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। वो भी 1 नहीं 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। इस बात की जानकारी खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी। पीएम मोदी 29 मई को ही पटना आएंगे, पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और 30 मई को सासाराम के बिक्रमगंज में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम पहले 1 दिवसीय था और विक्रमगंज में उनको बिहार को सौगात देना था, लेकिन अब ये दौरा 2 दिवसीय हो गया और प्रधानमंत्री जी 29 तारीख के शाम में बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में हुए बदलाव की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर एक साथ बिहार को कई तोहफा देंगे। भागलपुर और मधुबनी के बाद पीएम मोदी का ये तीसरा बिहार दौरा होगा। इसके अलावा एक बार पीएम मोदी वर्चुअली भी बिहार से जुड़ चुके हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री जब भी बिहार आए तो सौगातों से बिहार की झोली भर दी। इस बार भी पीएम मोदी सौगात तो लाएंगे ही, साथ साथ सियासी बिसात भी बिछाने का काम करेंगे। 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में शाहाबाद में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। पीएम मोदी की शाहाबाद में सभा के जरिए चुनावी माहौल बदलने की भी कोशिश होगी। सवाल है कि मोदी का मिशन बिहार, विपक्ष कितना तैयार। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको खबर को समझाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं बल्कि 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। लगातार पीएम का फोकस बिहार पर है। 29 मई को प्रधानमंत्री पटना में रहेंगे और हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की सौगात वो बिहार को देंगे। 30 तारीख का कार्यक्रम आपको बता देते हैं। देखिए 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में जनसभा को यहां से संबोधित करेंगे पीएम। खबर को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री का ये कौन सा बिहार दौरा है। तो आपको बता दें कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री बिहार आए थे, फिर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री बिहार आए और अब 29-30 मई को बिहार आ रहे हैं। और इस बीच में वो खेलो इंडिया कार्यक्रम को भी वर्चुअली संबोधित कर चुके हैं। यानी कि 4 महीने में ये तीसरी बार बिहार का दौरा प्रधानमंत्री का होने जा रहा है और लगातार इसको लेकर तैयारियां भी हो रही हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का फोकस भी बिहार पर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर एनडीए का कहना है कि एक बड़ी तैयारी जो हमारी जीत के लिए हो रही है उसकी तरफ प्रधानमंत्री एक और कदम बढ़ा रहे हैं। अब ये जानिए कि मोदी जब जब आए तब तक क्या सौगात लेकर आए बिहार के लिए। तो आपको बता दें कि 24 फरवरी को पीएम मोदी ने भागलपुर से पूरे देश के लिए किसान सम्मान निधि की राशि जारी की। 24 अप्रैल को जो कार्यक्रम था, 24 अप्रैल को भागलपुर में पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए और कई सौगात उन्होंने दिए। अब 29-30 मई को 2 दिवसीय का कार्यक्रम है पीएम का, और जब पीएम आ रहे हैं तो बिहार के लिए कई बड़ी सौगातें लेकर आ रहे हैं, जिसमें ये टर्मिनल का उद्घाटन करना भी एक बड़ी सौगात है। प्रधानमंत्री के 2 दिन के कार्यक्रम की अहमियत को अब समझा देते हैं। देखिए पीएम का बिहार दौरा बिहार पर फोकस हो रहा है, इस मायने में बहुत अहम है। बिहार को लगातार सौगातें मिल रही हैं और जब पीएम मोदी बिहार आएंगे तो एनडीए को मजबूती मिलेगी, क्योंकि एनडीए लगातार काम तो कर रहा है लेकिन मजबूत छवि प्रधानमंत्री की है। तो ऐसे में जब वो वहां पर पहुंचते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं, तो एक अच्छा और बेहतर मैसेज भी जाता है। मोदी एक करिश्माई नेता हैं। मोदी के दौरे से हवा का रुख बदलता है। अब तक के अगर आप चुनावों को देखें तो यही समझ आता है कि जहां जहां मोदी जाते हैं वहां वहां पर पार्टी को, एनडीए को फायदा होता है। एनडीए इससे मजबूत होगा और एक कड़ा और बड़ा मैसेज भी जाएगा। यानी पटना और रोहतास के अपने दौरे से प्रधानमंत्री मोदी शाहाबाद और मगध दोनों को साधेंगे। पिछले रिकॉर्ड देखें तो शाहाबाद में बहुत अच्छा नहीं था, इसीलिए लगातार इस पर फोकस भी है। शाहाबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं। अब सीटों के लिहाज से आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं और समझिए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। यहां पर जब पीएम पहुंच रहे हैं तो ये दौरे क्यों और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शाहाबाद में 22 विधानसभा की सीट है। मगध की बात की जाए तो यहां पर 26 विधानसभा की सीटें हैं। सीटों के लिहाज से देखें तो ये दोनों ही क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। 2020 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर भी अब नजर डाल लेते हैं। ये आंकड़े भी हमने आपके सामने रख दिए हैं। शाहाबाद की 22 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिली थी और अब समझ लीजिए इसी वजह से शाहाबाद बहुत मायने रखता है एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए। जबकि महागठबंधन 19 सीट जीतने में सफल रहा, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में गई। लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर ले तो शाहाबाद की 4 में से 4 सीट पर महागठबंधन की जीत हुई, जो कि बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं रहे।
2020 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की बात की जाए तो मगध की 26 सीटों में से एनडीए पर महागठबंधन भारी पड़ा था। और आइए अब आपको 2024 में मगध में रिजल्ट कैसा रहा उसे भी समझा देते हैं। वो आंकड़े भी आपके सामने हमने रखे हैं। तो बता दें कि मगध में लोकसभा की 4 सीटें हैं, 2 सीटें एनडीए को और 2 सीटें महागठबंधन को मिली थी। अब ये सबको पता है कि मोदी एक करिश्माई नेता हैं, तो मोदी के दौरे से हवा का रुख बदलेगा और एनडीए मजबूत होगा। यही वजह है कि मोदी एक दिन की बजाय 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, जिसकी चर्चा बहुत तेज है। और कहा जा रहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले यहीं से मैसेज दिया था, बिहार से ही मैसेज दिया था, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आ रहे हैं, तो एक बड़ा मैसेज वो यहां से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आज पटना वासियों को जो सौगात मिली है उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। आज पटना वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया। पटना में मल्टी लेवल हब के साथ सबवे का उद्घाटन सीएम नीतीश ने किया है। मल्टी लेवल हब के साथ बना विशेष टनल कई मायनों में खास है। पटना स्टेशन से जीपीओ गोलंबर तक लगने वाली भारी जाम से लोगों को छुटकारा मिलेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद विस्तार से खबर को समझाएंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और पटना आते जाते हैं तो पटना रेलवे स्टेशन से जीपीओ तक आने जाने में जाम से रूबरू जरूर हुए होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पटना वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। पटना में मल्टी लेवल हब के साथ साथ सबवे का उद्घाटन भी किया। तो बहुत खुशी की बात है। आप देखिए ना, पहले नहीं ना था ये सब को जो बनवाए थे, अब वहाँ से जाने का रास्ता ऊपर और उधर से उतरने का रास्ता। अब लोग पटना जंक्शन से जीपीओ के तरफ अगर जाना चाहते हैं तो 400 मीटर लंबे टनल के जरिए जा सकते हैं। टनल में एस्केलेटर के साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए भी सुविधाएं दी गई हैं। 3 मंजिला बने पार्किंग बिल्डिंग में करीब 250 से ज्यादा कार पार्क किए जा सकते हैं। साथ ही बसों के ठहराव की भी व्यवस्था है। बहुत ऐतिहासिक है। जनता की सुविधा के लिए यहाँ के सांसद रूप में माननीय नीतीश कुमार जी का भारत सरकार जो पूरी योजना चलती है स्मार्ट सिटी की, सबों का धन्यवाद। सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने पहले पटना में पुलों का जाल बिछाया, फिर मेट्रो बनने जा रहा है। उसके पहले पटना के लोगों को मल्टी लेवल हब के साथ ही सबवे देकर बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं। नीतीश कुमार ने पटना को सौगात दी है। वो सौगात है स्मार्ट टनल और मल्टी मॉडल हब का। 400 मीटर लंबा अंडरग्राउंड स्मार्ट टनल है, जबकि इसके ऊपर 3 मंजिला मल्टी मॉडल हब है। मल्टी मॉडल हब में क्या है ये भी जान लेते हैं। तो बता दें आपको कि इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मल्टी लेवल हब में शॉपिंग एरिया है, रेस्टोरेंट है, एटीएम की सुविधा है, बस और कार पार्किंग की भी सुविधा है। 3 एंट्री एग्जिट गेट हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी की सुविधा है। जब पटना मेट्रो की शुरुआत होगी तो ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी। मल्टी मॉडल हब में ग्राउंड फ्लोर पर 32 इलेक्ट्रिक बसों की पार्किंग है, जबकि 225 कारों के लिए पार्किंग बनाई गई है। इस मल्टी मॉडल हब के स्मार्ट टनल के 3 गेट हैं। पहला गेट मल्टी मॉडल हब की ओर है, दूसरा गेट बुद्धा स्मृति पार्क की ओर है, जबकि तीसरा गेट महावीर मंदिर की ओर खुलता है। अब सवाल है कि मल्टी लेवल हब और स्मार्ट टनल की जरूरत क्यों पड़ी, तो आइए इसको भी समझते हैं। पटना स्टेशन के पास जाम की समस्या कोई नई बात नहीं है। जेपी गोलंबर तक जाने में दिक्कत होती थी और इसी वजह से इसकी जरूरत पड़ी। यानी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, स्टेशन तक आने जाने में लोगों को आसानी होगी। बिहार को फिर बड़ा तोहफा मिल रहा है। बिहार में अब एयरपोर्ट दिखाई दे रहे हैं और अब देखिए कैसे टर्मिनल के लिहाज से मल्टी मॉडल हब क्रिएट किया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। उसकी जानकारी हमने आपको दी। फिलहाल इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।